दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में दोस्तों हमने मार्केट के ऊपर चर्चा की है, प्लस हमने एक इन्वेस्टर है रिक नाम इनका, इनके ऊपर चर्चा की है। वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर के साथ में किसी टाइम पे काम किया करते थे। इन्होंने बहुत अच्छा पैसे कमाए, बहुत अच्छी नेटवर्थ इन्होंने कमाई। तकरीबन कितने रिटर्न्स दी इन्होंने, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही कम टाइम फ्रेम के अंदर 22,200% के रिटर्न्स अपने पोर्टफोलियो पे अपने इन्वेस्टर्स को कमा के दिया है। कैसे उनका डाउनफॉल शुरू हुआ, कैसे वो बर्बाद हुए, कैसे उनके पैसे डूबे, सब कुछ हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है सीखने के हिसाब से, क्योंकि चार्ली मंगर और वॉरेन बफेट को तो सभी जानते हैं, इनको कोई नहीं जानता है। इंडिया में तो चलो ठीक है, शायद कोई नहीं जानता है, बाकी यूएस के अंदर तो फिर भी कुछ लोग इनको जानते हैं। तो सीखने वाली चीज़ है, आप देख सकते हैं इस वीडियो को, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इस वीडियो में हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट को लेकर। काफ़ी लोग इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं पैसे कमाने के लिए, रिटर्न्स जनरेट करने के लिए, लेकिन काफ़ी साल इन्वेस्टेड रहने के बाद भी इन्वेस्टर्स के हाथ में कोई पैसे नहीं बनते हैं या प्रॉफिट नहीं आता है। देखो, अभी 2-3 साल तो अच्छे नहीं है मार्केट के लिए, अच्छे नहीं गए, तो कम भी पैसे बने हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पैसे बने ही नहीं, या तो आपके पैसे माइनस में चले गए या आपके पैसे बने ही नहीं, तो फिर आपको अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। देखिए, होता क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ, एक्टिव इन्वेस्टिंग इजी नहीं है। यहाँ पे बाय करके होल्ड करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाय करके अंधे बन के होल्ड करना वो दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं है। कि आपने खरीद लिया और कंपनी में कुछ भी चल रहा है, मुझे मतलब ही नहीं है, मैं तो उसको बेचूंगा ही नहीं। यहाँ पे स्टॉक लिया, कंपनी का स्टॉक यहाँ पे है, इतना प्रॉफिट हो गया आपको, लेकिन ठीक है, अब कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, स्टॉक ऐसे नीचे जा रहा है, मैं तो नहीं बेचूंगा, ठीक है, आंख बंद कर ली है, प्रॉफिट गया लॉसेस में और स्टॉक रिकवरी नहीं कर पा रहा है, जो प्रॉफिट था आपका वो लॉस में कन्वर्ट हो गया, तो वो नहीं करना चाहिए। एक्टिव इन्वेस्टिंग का मतलब यह है कि जब तक आपकी जो भी स्टडी है या स्ट्रैटेजी है वो सही जा रही है कन्विक्शन के साथ में, तो स्टॉक में बने रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो चीज़ें खराब हो जाती है, जिस वजह से आपने उसी कंपनी को लिया है, वो कंपनी के अंदर वो वजह नहीं रहती है, तो आपको उसमें से एग्जिट करना होता है। या कभी कभी आपको वो वजह नहीं पता चलेगी, वो आपको बाद में पता चलेगी, और हो सकता है आपके प्राइस पे आ गया वो स्टॉक, तब भी उसको एग्जिट करना चाहिए। या आपको लेट पता चल गई, आप लॉसेस में हो, तब भी एग्जिट करना चाहिए। क्योंकि लॉस तो चलो ठीक है, आपको आज हुआ, आपको 2 साल बाद भी वो स्टॉक नहीं चलेगा अगर उसमें नहीं है दम, तो 2 साल बाद भी आपको लॉस बुक करना ही है। लेकिन वो 2 साल का जो टाइम है, वो आपने जो खराब कर लिया वो वापस नहीं आएगा, पैसे आपके पास में वापस आ जाएगा। 2 साल में आप खुद भी कमा लोगे या XYZ किसी और स्टॉक से निकाल लोगे, लेकिन जो आपका टाइम ना वो वापस नहीं आएगा। तो काफ़ी लोग ये नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि मार्केट को टाइम देना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्टिव इन्वेस्टिंग के अंदर एक्टिव होना इंपॉर्टेंट है, डेली बेसिस पे कुछ करना, इसको एक्टिव होना नहीं बोलते हैं। लेकिन हाँ, जब भी आपको लगे कि अब गियर चेंज करना है, तो आपको वो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आपकी गाड़ी ठुक सकती है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए और इसके लिए एक्टिव इन्वेस्टिंग करते हैं। लेकिन अगर कोई बिगिनर है, किसी को नॉलेज नहीं है, तो वो कॉम्बिनेशन बैठा सकता है, वो म्यूचुअल फंड का और स्टॉक्स का। जैसे मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी स्टॉक मार्केट के अंदर, तो स्टार्टिंग में म्यूचुअल फंड बाय किए थे, उसके बाद में जैसे जैसे पता चला, तो फिर ऐसे भी नहीं कि कुछ कुछ अलग ही कंपनी के स्टॉक ले लिए। पिडिलाइट लिया था, जो कि बेसिक स्टॉक है, कंसिस्टेंट है, सब कुछ था, प्रोडक्ट वगैरह सब कुछ, तो इस तरह से इन्वेस्टिंग की थी। तो अभी के लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मार्केट में उतरती है पैनी स्टॉक देखेगी या बहुत ही तूफानी कंपनी के स्टॉक देखेगी, उसके अंदर फिर वो पैसा अटका देते हैं। वो गलती नहीं करनी है। किस तरह से काम करते हैं ऐसे लोग बिगिनर मार्केट के अंदर, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप एक बिगिनर हैं, तो ये परसेंटेज आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। मैं जस्ट बता रहा हूँ बिगिनर के हिसाब से, ठीक है। जैसे मैंने तो स्टार्टिंग में अपना 100% ही म्यूचुअल फंड में लगा दिया था। 100% तो अभी बोलने में लग रहा है अच्छा, उस समय पैसे कुछ खास हुआ नहीं करते थे, लेकिन ठीक है, जो भी थे वो सब लगा दिए थे। उसके बाद 100% मैंने स्टॉक में लगा दिए थे। वो एक ही स्टॉक ले लिया था पूरे पैसे से, वो जो कि था पिडिलाइट। वो ठीक है, मेरी किस्मत अच्छी थी, या फिर वो कंपनी मैंने सही चुन ली, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्किल्स होती नहीं स्टार्टिंग में। सेफ कंपनी में प्ले की, आगे चल गया वो स्टॉक, तो पैसे बन गए, और उसमें किस्मत भी है। लेकिन अभी आप ये कर दो, या अभी आज की डेट में मैं ये करता, तो ज़रूरी नहीं उसमें सक्सेस मिलती। वो एक स्टॉक हो सकता है नीचे भी चल जाता, तो ये गलती नहीं करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे आज की डेट में अगर मैं बिगिनर हूँ, मुझको मार्केट की नॉलेज कम है, या मुझको नॉलेज है लेकिन उसको मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझे डर लग रहा है अपने लॉसेस को काटने में, या प्रॉफिट बुक करने में भी डर लगता है कि अभी बेच दिया तो और ऊपर चल गया, तो नहीं मुझको आ रहा है ना समझ में, तो मैं क्या करूँगा, मैं 70% इन्वेस्ट करूँगा फंड के अंदर स्टार्टिंग में, और 30% जो भी पैसा है उसको मैं करूँगा स्टॉक्स में इन्वेस्ट, ताकि मेजर पैसा मेरा फंड में रहे। तो वो फंड में बहुत अच्छे पैसे तो बनते नहीं है, लेकिन हाँ पैसे बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे पैसे भी बन सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे पैसे डूब भी सकते हैं। तो मेरा जो वेटेज है ना वो कम है नेटवर्थ का, फंड के कंपैरिजन में ज़्यादा
नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे मैं ले रहा हूँ रिस्क और यहाँ पे हो चुका है रिस्क कम। फंड में कितने पैसे बनेंगे वो भी आगे चल के अपन देखते हैं, रियलिस्टिक। मैं जस्ट अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ कि मैं आज मार्केट में सीख रहा हूँ तो किस तरह से इन्वेस्ट करूंगा, या मैंने इन्वेस्ट कर लिया 2-3 साल से मेरे पैसे नहीं बने तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, ये बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अब जैसे मान लो मेरे पास में 10 लाख रुपए हैं, किसी के पास में कम हो सकते हैं, किसी के पास में ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो 30% मैं 3 लाख रुपए डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये वीडियो देखकर बिल्कुल सिंपली ऐसा ही कर लेना है। ठीक है, हो सकता है ये स्ट्रेटेजी आपके लिए सही ना हो, आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की आदत हो, या आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो, आपकी नेटवर्थ बहुत ज़्यादा हो, किसी की बहुत कम हो, तो ब्लाइंडली आपको ये सब चीज़ें स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं करनी है। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं वो मैं सिखा रहा हूँ, या मैं किस तरह से मार्केट में, अगर मेरे पास 10 लाख रुपए अभी होते और मैं बिगिनर होता या मेरे पैसे नहीं बन रहे होते स्टॉक्स में, पूरे पैसे मैंने लगा दिए पोर्टफोलियो में नहीं बन रहे, तो मैं क्या करता, जस्ट मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। 70% मैंने लगा दिए म्यूचुअल फंड के अंदर, क्योंकि वो कंपैरेटिवली सेफ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, अगर मैं एक ऐसा इन्वेस्टर हूँ जो बिगिनर हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं 50% लगा दूंगा लार्ज कैप के अंदर, 30% लगा दूंगा मिड कैप के अंदर, और 20% लगा दूंगा स्मॉल कैप के अंदर। ये मैं बात कर रहा हूँ एसेट एलोकेशन की, म्यूचुअल फंड के। ठीक है, इक्विटी की बात करें तो इक्विटी में जो 30% मेरा पैसा है वो मेरा लगेगा लार्ज कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर और स्मॉल कैप के अंदर बराबर। अब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको काउंट करना है, देखना है। फंड के अंदर डेफिनेटली आप कर सकते हैं अगर आपके बड़े पैसे हैं तो, या उसको प्ले करना भी सिखाता हूं मैं आपको कि क्यों एसेट एलोकेशन को फॉलो करते हैं। या फिर अगर आपके पास में डायरेक्ट में इन्वेस्टिंग है तो आप रिस्क ले सकते हो वहाँ पे, क्योंकि अगर आप लार्ज कैप में जा रहे हो तो फिर कोई एसेट एलोकेशन की बात नहीं होती है। अगर आपको कुछ 2, 5 या 10 कंपनीज के ऊपर कन्विक्शन है तो एसेट एलोकेशन डायरेक्ट में अगर आप नहीं भी करना चाहते तो भी काम चलेगा। लेकिन सारी की सारी कंपनीज अगर आपने स्मॉल कैप ले ली तो दिक्कत है। मैं आपको बता रहा हूँ कि फंड में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि स्मॉल मिड कैप में एलोकेशन देना है। एक्टिव इन्वेस्टिंग में लार्ज कैप और मिड कैप से नीचे कुछ होना नहीं चाहिए अगर मैं बिगिनर हूं तो। ठीक है, एक्टिव इन्वेस्टिंग में, क्योंकि वो जो इन्वेस्टिंग है उसके अंदर आपको रिसर्च रिपोर्ट भी मिल जाएगी, उसके ऊपर वीडियोस मिल जाएगी, उसके ऊपर आपको कंटेंट मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, कंपनी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको न्यूज़ मिल जाएगी। छोटी कंपनीज में आपको नहीं मिलेगा। बहुत बड़े बड़े गेम चलते हैं पीछे प्रमोटर से, और ये जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं इनसे, इनके क्लाइंट ये सब पैसे देते हैं इनको बात करने के लिए, तो वो सब चीज़ें में रिटेल इन्वेस्टर फंसता है। फंड हाउसेस के पास में वो नॉलेज होती है तो वो नहीं फंसते हैं। इसलिए स्मॉल कंपनीज के अंदर जाएगा म्यूचुअल फंड के साथ इंसान, और बाकी में जाएगा लार्ज कैप में एक्टिव इन्वेस्टिंग में। अब म्यूचुअल फंड में अगर कोई जाना चाहता है, वो अग्रेसिव है ना, तो वो ये भी कर सकता है कि लार्ज में लगा दिया इतना, मिड कैप में 33 और स्मॉल कैप में 33, यानी तीनों में बराबर लगा दिया। तो ये हो गई अग्रेसिव अप्रोच, क्योंकि यहाँ पे मेजर एलोकेशन आपका हो गया स्मॉल एंड मिड कैप का। वो क्यों हो गया, क्योंकि आपने फिर लार्ज कैप में यहाँ पे इतना लगा दिया और साथ में डायरेक्ट में भी आप लार्ज कैप में इन्वेस्टिंग करो। तो मेरे हिसाब से ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला ज़्यादा काम देगा अगर आप कॉम्बिनेशन बैठा के करते हो तो। इस फॉर्मूले के कंपैरिजन में ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल आपका जो एलोकेशन है ना वो सही रहेगा उसके अंदर। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देते हैं, आप कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास में एप्लीकेशन है जस्ट लाइक ग्रो, तो उसको अगर आप ओपन करोगे तो आपको होनी चाहिए नॉलेज कि आपकी कितनी इक्विटी कहाँ पे लगी हुई है। जैसे लार्ज कैप में 51, 25, ये 23। ठीक है, तो यहाँ पे चेंजेस करके कर सकते हैं 20 और इसको कर सकते हैं 30। अब देखो ये आगे पीछे ऊपर नीचे भी होती है। अगर मान लो आपके पास में 50% पैसा भी आपका है लार्ज कैप के अंदर, टोटल अमाउंट आपके पोर्टफोलियो का, स्मॉल एंड मिड कैप चल गए, लार्ज कैप इतना नहीं चले, तो ये 25% हो गया, मान लो 27%, और ये हो गया 27%, तो ऑब्वियसली लार्ज कैप का एलोकेशन हो जाएगा कम। तो ऐसे में क्या करेंगे, ये पैसे यहाँ से थोड़ा सा बुक करेंगे और लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेंगे। इसको कहते हैं रीबैलेंसिंग करना। अब ये क्यों जरूरी है, क्योंकि अपन छोड़ भी सकते हैं। अगर अपन ने छोड़ दिया और लार्ज कैप धीरे धीरे नहीं चल रहे हैं या कम चल रहे हैं, तो लार्ज कैप का वेटेज मान लो हो गया 20% का। ठीक है, आगे चल के हो गया 20% का, और ये आपका हो गया 30% का, और ये 30% का, ये आपका 40% का हो गया, और ये 30% का हो गया। तो अल्टीमेटली आपका मेजर पैसा कहाँ लग गया, स्मॉल एंड मिड कैप में। और स्मॉल एंड मिड कैप चल गए, इतना वेटेज बढ़ गया, उसका मतलब क्या होगा, मार्केट के अंदर ग्रीड होगी बहुत ज़्यादा। तो जब आपका पोर्टफोलियो गिरेगा ना, क्योंकि स्मॉल एंड मिड कैप के ऊपर है आपका पोर्टफोलियो टोटल, तो इतना पोर्टफोलियो गिरेगा जितना आपने पहले पैसे बनाए ना वो आप बुक भी नहीं कर पाओगे, और उतना पोर्टफोलियो आपका नीचे चल जाएगा। इसलिए क्या करते हैं कि स्मॉल एंड मिड कैप अगर बहुत ज़्यादा
आउट परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा करके बुक करके लार्ज कैप में अपने एलोकेशन को मेंटेन करते हैं, ताकि जब ये गिरे तो यहाँ पे कम गिरावट हो और यहाँ से वापस से हम स्मॉल कैप में एंट्री कर लें। यही रीबैलेंसिंग होता है जो काफ़ी कम लोग जानते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा और आगे चल के मैं बताता हूँ। अब जैसे मान लो मुझे जाना हो फंड के अंदर, तो कैटेगरीज कौन कौन सी होती है। देखो लार्ज कैप में पर्सनली मुझको तो लगता है उससे बेटर है फ्लेक्सी कैप खरीदना, क्योंकि वहाँ पे आपका डेट भी आ जाता है, यूएस मार्केट की कंपनीज पे आ जाती है, लार्ज कैप कंपनीज पे आ जाती है, और लार्ज कैप फंड से अच्छा परफॉर्मेंस भी मिलता है, निफ्टी से अच्छे रिटर्न भी मिलता है। तो मैं कोशिश करूँगा फ्लेक्सी कैप फंड खरीदने की। ठीक है, उसके बाद में 2 मिड कैप और 2 स्मॉल कैप बहुत है, इससे ज़्यादा फंड की ज़रूरत नहीं है इंसान को। वो चेंजेस कर सकता है, वो स्मॉल कैप के अंदर मान लो उसको है ना ये नहीं रखना, कॉन्ट रखना है, तो उसके साथ में वो माइक्रो कैप का इंडेक्स रख सकता है, मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 250, क्योंकि उसमें स्मॉल कैप ही आती है, स्मॉल टू माइक्रो कैप। अगर उसको ये नहीं रखना है, एक्टिव रखना है क्योंकि वो इंडेक्स है, तो एक्टिव में ये रख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है आपको ये खरीदना बेचना है, जस्ट मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि किस तरह से आप कॉम्बिनेशन बैठा सकते हैं एज एन इन्वेस्टर। मिड कैप के अंदर अगर आप देखोगे तो ये 2 फंड है जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा फंड पसंद आता है। लार्ज कैप के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन करने की आवश्यकता है नहीं, फ्लेक्सी कैप इनफ है। मिड कैप के अंदर भी देखो अगर आप एक एक फंड भी रखोगे ना तो भी काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप एज ए बिगिनर हो ना तो फिर आपको 2-2 फंड रखने चाहिए, 5 फंड से ऊपर मतलब नहीं। अगर आप ठीक है आप सेक्टर में प्ले करो तो आप बिगिनर नहीं हो। मान लो किसी ने इसके साथ में डिफेंस भी रखा हुआ है, किसी को लग रहा है अब आईटी का टाइम आ गया, तो वो बिगिनर नहीं हो, फिर वो सेक्टर के ऊपर बैट करने का मतलब है आप बिगिनर हो ही नहीं, आपको मार्केट की नॉलेज है। अगर आपको ये पता है कि अब ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो फिर आप बिगिनर उसमें नहीं आता हूँ। मैं जस्ट यहाँ पे बिगिनर के हिसाब से बात कर रहा हूँ, 5 फंड बहुत होता है। ठीक है, लिक्विड फंड वो भी उसको फंड नहीं बोलूंगा, इक्विटी में नहीं है, मैं इक्विटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आगे चलता है। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, देखो रीबैलेंसिंग करने के फायदे क्या है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे करते हैं। अब आप बोलोगे ये तो खरीदना बेचना हो गया, देखो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो स्मॉल कैप को मिड कैप को कंटिन्यू करो, फिर आपको पोर्टफोलियो ओवर वैल्यूड होकर गिरेगा तो उसके लिए तैयार रहना है। क्योंकि इन्वेस्टिंग में लोग सोचते हैं खरीद लिया होल्ड कर लिया, ऐसा नहीं है। 1-2 साल में 6-6 महीने में निफ्टी भी रीबैलेंसिंग होती है, 1-1 साल में आप भी कर लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और वॉरेन बफेट के भी आप देखोगे ना कि हर क्वार्टर में आता है कि कुछ बेचा कुछ लिया। वो क्या करते हैं, वो रीबैलेंसिंग करते हैं। किसी भी फंड मैनेजर को देख लो, उसके अंदर भी आता है कुछ बेचा कुछ लिया, तो ये भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, इन्होंने भी पता नहीं कितनी बार बेचा लिया होगा, पराग पारिक ने, एचडीएफसी ने, तो वो सब चीज़ें हैं। अब देखो होता क्या है, मान लो लार्ज कैप कंपनीज है, ये देखो यहाँ पे आप नीचे जो लाइन है वो पराग की है, ये लार्ज कैप कंपनीज का पोर्टफोलियो ऐसे ऊपर जा रहा है, लेकिन एचडीएफसी का पोर्टफोलियो ऐसे नीचे आ रहा है। तो क्या होगा, तो लार्ज कैप में से थोड़े थोड़े पैसे निकल के यहाँ पे जाएंगे, ताकि जब ये मिड कैप ऊपर जाए तो फायदा हो। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मिड कैप बहुत ऊपर चला गया, तो यहाँ से थोड़े से पैसे निकाल के पराग में लगा दिए, ताकि जब मिड कैप क्रैश हुए तो पराग के अंदर से पैसे निकाल के मिड कैप में लग जाए। आपका जो भी एसेट एलोकेशन है, मान लो आपने रख लिया है बहुत ज़्यादा, आप बिगिनर हो तो 50, 30 और 20% रख लिया, ये लार्ज कैप हो गया, ये मिड कैप हो गया, ये स्मॉल कैप हो गया। तो ये आपने पोर्टफोलियो बनाते टाइम रख लिया, थोड़ा सा चलेगा, देखो ऊपर नीचे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका गोल क्या होना चाहिए रीबैलेंसिंग का, कि मेरे पोर्टफोलियो के अंदर वेटेज इतना ही हो। गैप कितना रखना है, 5% का रखना है, कि अगर 20 का 25 हो गया या 5% का मिसमैच हो गया तो मुझे फिर रीबैलेंसिंग करनी चाहिए रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए। अगर आपने रख लिया 33% का तीनों के अंदर, तो किसी का 5% ऊपर नीचे हो गया तो फिर आपको रीबैलेंसिंग करनी चाहिए। और ये रीबैलेंसिंग करने में ही आपका ओवर वैल्यूड चीज़ें आप बेच दोगे, अंडर वैल्यूड चीज़ें आप ले लोगे। ये फॉर्मूला होता है, काफ़ी जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो इसी तरह से फॉलो करते हैं। अगर आप देखोगे ना तो म्यूचुअल फंड के अंदर भी एसेट एलोकेशन होता है, तो वो बैलेंस बना के उसी से चलते हैं। तो ये दोस्तों हो जाता है कारण इसके पीछे का। एग्जाम्पल देता हूँ अभी मैं आपको इसी साल का, 1 साल में रिटर्न्स कैसे बने। देखो पराग पारिक ने 1 साल का नहीं है, चलो यहाँ तक का देखता हूँ। एक सिचुएशन थी जिसमें पराग पारिक ने कुछ भी कमा के नहीं दिया, यानी लार्ज कैप कंपनीज ने कुछ भी कमा के नहीं दिया। कितने रिटर्न है, 0.24% के, यानी 0% के रिटर्न है। इसी बीच अगर मैं मिड कैप की बात करूं तो एचडीएफसी मिड कैप 10% नीचे था। अब यहाँ पे अगर मिसमैच हो गया तो मान लो किसी ने यहाँ से थोड़ा सा पैसे बुक करके यहाँ पे रीबैलेंसिंग कर दी, तो फायदा बना आगे चल के। और अब क्या होगा, मिड कैप ज़्यादा ऊपर चल जाएगा तो मिड कैप से बुक करके लार्ज कैप के जो भी वेटेज उसको बैलेंस कर सकते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये उन इन्वेस्टर के लिए जो लमसम पैसे लगा देते हैं, लेकिन अगर कोई एसआईपी भी करता है व्यक्ति, उसके लिए क्या करना है, जो भी
कैटेगरी है, चाहे लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, 5% का गैप आ गया, अगर आपने सोच रखा है मिड कैप है मुझे 30% लगाना है और वो 25% वेटेज आपका हो गया, तो आपकी जो भी SIP होगी वो मिड कैप के अंदर जाएगी, जब तक जाएगी जब तक आप बैलेंस उसको नहीं कर लो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, इसमें इन्वेस्टर एक्टिव भी रहता है, सीखता भी है और अच्छे रिटर्न्स भी निकालता है और साथ में ओवर वैल्यूड चीज़ों को बुक भी कर सकता है, अंडर वैल्यूड चीज़ों को बाय भी कर सकता है। इसको कहते हैं रीबैलेंसिंग। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो नीचे कमेंट के अंदर आप यस लिख देना, ताकि वीकेंड पर कोशिश करूँ इस तरह की वीडियोस लाने की। बाकी टाइम नहीं मिल पाता है मुझको ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश आपके लिए करूँगा। कल के दोनों वीडियोस आप देख लेना और इससे पहले जो एक वीडियो मैं दे चुका हूँ उसको भी आप जरूर से देख लेना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।